दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, आज का जो मीडिया है ना, उसके बारे में एक ऐसी बात है जो मुझे लगता है कि अब तक सबको समझ जानी चाहिए। काफी ऐसे लोग हैं जो इस चीज को समझ चुके हैं और अब मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना तक बंद कर चुके हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं, बहुत आराम से आपको बताऊंगी और आपको सबूत देकर बताऊंगी कि किस तरीके का एक पूरा खेल रचा जाता है, किस तरीके से नफरत को थाली में परोस करके आपके ड्राइंग रूम तक पहुंचाया जाता है, कैसे आपके दिमाग को बिल्कुल कुंद कर दिया जाता है, आपके बच्चों तक वो नफरत पहुंचाई जाती है। और एक पूरा का पूरा एक प्लान है जिसको बड़ों से लेकर के छोटे बच्चों तक, युवाओं से लेकर के वृद्ध लोगों तक और सारे तमाम जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में जो एक पूरी प्लानिंग है उसको सेट करने का तरीका है। आपको ध्यान होगा, इससे पहले भी ध्रुव राठी कई बार ये कह चुके हैं कि सोशल मीडिया के जरिए मेन स्ट्रीम मीडिया या एक पूरा का पूरा एक इसके पीछे गुट लगा हुआ है, आप यूं भी कह सकते हैं, एक पूरा एक तंत्र लगा हुआ है जो चाहता है कि आप बिल्कुल उसी तरह सोचे जैसा कि ये चाहते हैं। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में एक गंदी सी सच्चाई, जिस तरीके की नफरती बातें वो करते हैं, जिस तरीके की नफरती बयानबाजी को वो जिस तरीके से आगे पहुंचाते हैं, जैसे घटिया और भद्दे डिबेट्स वो करवाते हैं, जिन टॉपिक्स पर वो करवाते हैं, ये सब कुछ आपको बेहद शांति से और बेहद तरीके से आपको इस चीज को समझना होगा। दोस्तों, राकेश सिन्हा करके एक सांसद हैं, राज्यसभा के एमपी हैं, बीजेपी से हैं। डिबेट्स में आपको कई बार ये पहले दिखाई देते थे, 2016 तक लगभग, अभी भी दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं। पहले लगातार जो है ये डिबेट्स में नजर आते थे और बीजेपी के पक्ष रखते हुए नजर आते थे, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया की, और किस तरीके से, मैंने कहा ना, जिन चैनल्स को हम गोदी मीडिया की श्रेणी में रखते हैं, वो किस तरीके से इन हिंदू मुस्लिम डिबेट्स को आगे इनिशिएट करते हैं और कैसे उसकी पृष्ठभूमि बनाते हैं, किस तरीके से उसे ऐसा बनाते हैं कि वो वायरल हो जाए और टीआरपी जो है वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें मिल जाए। और उस टीआरपी के लिए फिर चाहे इन्हें अपना जमीर बेचना पड़ जाए, फिर चाहे इन्हें अपने स्तर से इतना ज्यादा नीचे आना पड़ जाए, हल्की भाषा उपयोग करनी पड़ जाए, या फिर एक दूसरे पर हाथ ही क्यों न उठाने पड़ जाए, गाली गलौज करना पड़ जाए, एक दूसरे को इतना ज्यादा डिमीन करना पड़ जाए, ये सब कुछ करने को तैयार होते हैं। और बाकायदा इसकी पूरी प्रॉपर एक प्री प्लानिंग होती है। और उसके बाद में जब डिबेट शुरू की जाती है तब ये सारी चीजें वहां पर सामने नजर आती है और आप तक जो फाइनल चीज पहुंचती है वो ऐसा लगता है जैसे वाकई में, देखिए कितना ज्यादा मतलब खराब माहौल है। और इसीलिए फिर आपको ये लगने लग जाता है कि देखिए हिंदू कितना ज्यादा खतरे में है, हिंदू सोया हुआ है। हिंदू मुस्लिम डिबेट्स की मैं बात कर रही हूं और उसी पर राकेश सिन्हा ने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनना और समझना बेहद जरूरी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक बार पुरानी बात है, जब मैं राज्यसभा में नहीं था, एक टीवी चैनल से मुझे फोन आया। टीवी चैनल पर तो मेरा एक व्यवसाय बन गया था, 4 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठने का। आया कि आज डिबेट मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की रतन टाटा लाइब्रेरी पढ़ता था, वहां बैठा हुआ था। मैं खुश हुआ कि डिबेट जब शुरू होता है थोड़ी महत्व मिलती है। फिर जिसने कहा डिबेट शुरू करूंगा, एक राष्ट्रीय चैनल था, मैं नाम बताना अनुचित है, वो कुछ पॉज दिया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया कि आपने बता ही दिया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया। मैं कहा देखिए, मैं लाइब्रेरी के अंदर हूं और बार बार आप कह रहे हैं, कुछ बात है क्या? कहा सर, एक बात आपसे बतानी थी। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, तो अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, तो मैं ऐसा होता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं जरूर बोलूंगा, कुछ और है बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको फोन किया कि ये काफी नहीं है, कुछ और बताइएगा।
कहा सर अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। हो गया। उस चैनल की गाड़ी आई, उसका फोन आया कि सर आपसे डिबेट शुरू होना है, नोएडा आने में शाम को दिक्कत होगी, आप जल्दी चले। मैं कहा मैं नोएडा नहीं आ पाऊंगा, मुझे मुंबई जाना है, कोई अचानक काम आ गया। कहा सर अचानक क्या होगा, डिबेट आपसे शुरू करना, मैंने किसी से बात भी नहीं किया है, मैं किसको बुलाऊंगा। मैं कहा कुछ बहुत जरूरत काम आ गया। कहा क्या बताए सर, कुछ खास बात है क्या। मैंने कहा आपने जो मुझे निर्देश दिया उसका मैं वॉशरूम में जाकर कई बार रिहर्सल किया और अपनी सूरत देखता रहा। फिर मैं देखा मेरी लंबाई भी अच्छी है, देखने में बुरा नहीं हूं, तो मैं क्यों नहीं मुंबई जाकर ही एक्टिंग कर लेता हूं। मैं इस देश में किसी का दाढ़ी नोचने, किसी का टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो लोग उतारे उनसे मैं लड़ने के लिए पैदा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के छात्र होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी समुदाय के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वयं एक व्यक्ति होते हैं। मैंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझी, तो उस हल्की लोकप्रियता से बचते हुए मैंने उस दिन से कम उस चैनल पर, मैं ये घटना 2016 की है, 25 हो गया, 9 साल वो उस चैनल मुझे नहीं मिला है। सुना आपने दोस्तों, उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से एक चैनल जिसका नाम लेना, उसकी मर्यादा हालांकि इन्होंने बनाए रखी है, डिग्निटी मेंटेन की है, उस चैनल का नाम लेना उन्होंने उचित नहीं समझा, लेकिन ये जरूर बता दिया कि गोदी मीडिया की हकीकत आखिर क्या है, काली हकीकत जिसको कहते हैं, कि पर्दे के पीछे किस तरीके से चीजें मैनेज की जाती हैं, वो सारी चीज आपको बताई है। पैनल डिबेट के लिए कोई डिसाइड होता है और उस पैनल के अंदर अलग अलग तरीके से, अलग अलग तबके से लोग बुलाए जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं। टॉपिक के हिसाब से उन लोगों को चुना जाता है और उसके बाद में उन पर एक टॉपिक उनके बीच में रख दिया जाता है और अलग अलग लोगों से उस पर राय जानी जाती है। और फिर पहले से आप सोचिए कि उन्हें ये कह दिया जाता है कि किस तरीके से आपको कुछ ऐसा बीच में फेंकना है कि अगले को आप पर गुस्सा आ जाए, और उसके बाद जब वो गुस्सा हो जाए या फिर वो एक उसके अंदर इस तरीके का हो जाए कि मतलब कुछ तो ऐसा जवाब देना है, और इस डिबेट को चटाकेदार और मसालेदार बनाने के लिए इतनी घटिया और वाहियात चीजें कहने को कही जाती है। आप सोचिए, पहले से सब कुछ डिसाइड होता है कि कौन किसके बाल नोचेगा, कौन किसको थप्पड़ मारेगा, कौन किसको गाली देगा, कौन किसको कितना नीचे गिराएगा, और ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। और यही यहां पर कहा गया कि किस तरीके से उनको भी कहा गया कि राकेश सिन्हा जो है वो बता रहे हैं कि मुझे फोन आता है आगे से और ये कहा जाता है कि आपको मौलाना साहब के लिए ये बोलना है, इनकी टोपी उछालनी है, दाढ़ी खींचनी है। इस तरह की घटिया बातें, इस तरह की घटिया प्लानिंग, इस तरह की घटिया डिबेट्स। आप सोचिए दोस्तों, अगर एक दर्शक के तौर पर भी आप देखते हैं तो इससे आपका फायदा क्या है? कभी सोचने की कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की डिबेट से आखिर किनको फायदा होता है। क्या देश को इससे कोई फायदा है? क्या देश को हिंदू मुस्लिम के आपस के टकराव से कोई फायदा है? ऐसे में आप सोचिए, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो आज राज्यसभा में एमपी है, वो ये बात अगर आकर बाहर कहता है, तो आप सोचिए क्या पॉलिटिकल पार्टीज भी इतनी गंदी राजनीति नहीं कर देती जिसको 2 कदम आगे बढ़ा के गोदी मीडिया आप तक लेकर के आ जाता है, अपनी तरफ से चीजें इनिशिएट कर देते हैं। यकीन नहीं तो आपको ये खबरें आपको जरूर देखनी होंगी हमारी, जिसके अंदर हम बता रहे हैं जो चीजें होती भी नहीं है उनको भी लेकर के गोदी मीडिया आपके सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। किस तरीके से अपने ही एक हवाई बुलबुले के अंदर सारी चीजें खुद पैदा कर दी जाती हैं और खुद आपके बीच छोड़ दी जाती है, और आपको वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हकीकत लगने लग जाती है। हालांकि ये बुलबुला बहुत हद तक अब फूटने लगा है, बहुत हद तक चीजें अब सामने आने लगी है, लोग मुखर होने लगे हैं। ऐसे पत्रकार, ऐसे लोग, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट अब हैं जो ये क्लियरली लोगों को बता देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर फैक्ट चेक तुरंत कर दिया जाता है और आप तक वो सच्चाई
लाई जाती है। लेकिन आज भी आपको ये मानना पड़ेगा कि एक बड़ा तबका ऐसा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया को देख करके अपना परसेप्शन बना लेता है, उन चीजों को सच मान लेता है, और फिर उसी ड्राइंग रूम में बैठ करके जब एक छोटा बच्चा आपके घर का आप ही के साथ उस न्यूज को आप ही के साथ टीवी पर देख रहा होता है, तो उसके मासूम मन पर और दिमाग में एक खाका तैयार हो जाता है, और फिर उसको यही चीज समझ में आती है, क्योंकि घर से वो यही सारी चीजें देख करके, समझ करके, आपकी टिप्पणियों को सुन करके और अपने माहौल में जिस तरीके की बातें होती है उसको लेकर के वो स्कूल जाता है, और फिर स्कूल में जाकर के वो इन्हीं चीजों को लेकर के 4 और लोगों से बात करता है, और अपना जो सहपाठी, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको लेकर के वो इसी तरह की सोच डेवलप करने लगता है। मान जाता है कि हाँ, मेरी क्लास में पढ़ने वाला ये लड़का मेरा दुश्मन हो सकता है, मुझसे अलग राय रखता है, मुझसे अलग है, और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बात शुरू कहां से होती है और खत्म कहां पर होती है? मैंने ऐसी कई खबरें देखी है दोस्तों, जहां पर एक नर्सरी के बच्चे ने अपने घर से बंदूक उठाई और तीसरी कक्षा के बच्चे को जाकर गोली मार दी, और सिर्फ इसलिए कि वो उसके धर्म से अलग था, और क्योंकि उसे ये लगने लग गया था ये खबरें देख करके कि ये मेरा दुश्मन है। और इसका उलट भी हमने देखा, मतलब अलग अलग धर्म, आप ऐसी कई घटनाएं अगर आप सर्च करने जाएंगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन स्कूलों में एक दूसरे को धमकी देना, एक दूसरे पर वार करना, और कहीं कहीं तो जान तक लेने की घटनाएं हो गई हैं। और इन सारी घटनाओं के अगर धरातल में आप जाएंगे, उनके पीछे अगर आप ढूंढने जाएंगे, तो तह में आपको यही नफरत मिलेगी जो शुरू हुई थी पॉलिटिकल पार्टीज से, गोदी मीडिया से, और फिर आप तक पहुंची थी। आपको महसूस भी नहीं होता कि आप जो बात आपस में कर रहे होते हैं, कोई आसपास आपके उससे कितना ज्यादा उस चीज से इन्फ्लुएंस होता है। और यही चीज यहां पर राकेश सिन्हा ने बताने की कोशिश की है कि कैसे उन्होंने इस चीज से निपटा। राकेश सिन्हा इस वीडियो में साफ साफ बता रहे हैं कि उनसे यह कहा गया कि इस मौलाना की आपको टोपी उछालनी है, इसकी दाढ़ी खींचनी है, कुल मिलाकर के आपको कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर देना है जिससे कि मौलाना को गुस्सा आ जाए और वो कुछ ऐसा कह दे या ऐसा कर दे कि बस शो की टीआरपी जो है वो एकदम ऊपर चली जाए, सबसे ऊपर ऐसा चैनल चला जाए। लेकिन राकेश सिन्हा को इस बात के लिए तो आपको बधाई देनी पड़ेगी दोस्तों कि उन्होंने उसी वक्त थोड़ी सी देर उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, चलो फोन पर ये सारी बातें हो रही हैं, और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आ सकता। जब उस एंकर ने पूछा कि अरे आप क्यों नहीं आ सकते, मैंने तो आपका पैनल में नाम फाइनल कर दिया, अब मैं एंड टाइम पे किसको बुलाने जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं मुंबई जा रहा हूँ। मुंबई क्यों जा रहे हैं? कि जब भाई आपने जो कुछ कहा उसकी प्रैक्टिस मैंने वॉशरूम में जाके करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि इतना जब मैं अच्छा एक्टिंग कर रहा हूं तो मैं मुंबई चला जाता हूं, मैं हीरो ही बन जाऊंगा, एक्टर ही बन जाऊंगा, फिर मुझे राजनीति क्यों करनी है? तो ये सच्चाई है दोस्तों, राजनीति में एक्टिंग घुस गई है, पत्रकारिता में एक्टिंग घुस गई है। तभी स्टूडियो में खड़े होकर के तूफान की एक्टिंग होती है, बाढ़ की एक्टिंग हो जाती है, ड्रामे हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे पर हाथापाई हो जाती है। यकीन नहीं, ये कुछ झलकियां देख लीजिए। ठीक है, माफी मांगूंगा अब उनको पूरा करने दीजिए, हो गया माफी मांगने का समय आ गया। गौरव देश जी से प्लीज। माफी मांगी, कांग्रेस ने ट्वीट देश करी से थी। माफी मांगी, झूठ देश से माफी मांगी, टल्ले कहीं ठीक है? के। गौरव जी। बदतमीज, गौरव जी प्लीज, टल्ला होगा तू और तेरा बाप। गौरव जी प्लीज, गौरव जी आपको रिक्वेस्ट करें प्लीज, नहीं नहीं प्लीज प्लीज नॉट वन कीजिए, ये क्या तमीज है, ये क्या तरीका है? हम क्यों कर ले? हम नाइंसाफी करें? हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के रखते हैं। नहीं इस तरीके के नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। देखा आपने, ये तमाम चीजें जानबूझकर करवाई जाती हैं। पैनल में जानबूझकर उन लोगों को इसी तरीके से बोलने के लिए कहा भी जाता है, और इन्हीं तरीके से बात करना इनिशिएट किया जाता है, जानबूझकर टीआरपी के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। राकेश सिन्हा ने यहाँ पर बहुत खूबसूरती से ये सारी चीजें बताई हैं, और इसके लिए इनका आभारी रहना पड़ेगा कि इस सच्चाई को, एक गंदी सच्चाई को सबके सामने ला करके रखा है। और उन्होंने आरएसएस से जुड़े व्यक्ति हैं, बीजेपी के हैं, उन्होंने ये साफ कहा कि मैं किसी मौलाना की दाढ़ी खींचने के लिए यहाँ पे नहीं हूं, टोपी उछालने के लिए यहाँ पर नहीं हूं।
हाँ, जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ में खड़ा होने के लिए यहां पर हूं। और यही भारत की सोच है दोस्तों, जिसको बिल्कुल बिगाड़ दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2016 तक मैं डिबेट्स में आया करता था और उसके बाद से 2025 आ गया है, आज तक उस चैनल ने इनको नहीं बुलाया। जाहिर सी बात है, जब उनका जो मकसद था वो राकेश सिन्हा पूरा नहीं कर पा रहे थे, और ऐसे लोगों की शायद उन डिबेट्स में भी जरूरत नहीं है। इन पूरी चीजों को, तमाम तरह की चीजों को आपको समझना होगा दोस्तों। इस नफरत की राजनीति को समझना होगा, गोदी मीडिया के फेक प्रोपेगेंडा को आपको समझना होगा, और आपके आसपास जो लोग इन चीजों को सपोर्ट करते हैं या इस तरह की नफरत भरी बातें करते हैं, उनको भी आपको समझाने की जरूरत है, और अगर नहीं समझते हैं तो आपको उनसे दूर होने की जरूरत है। कुल मिलाकर के ये जो फेक नफरत आप लोगों के बीच में फैलाई जाती है, ये सब कुछ एक प्लान है, और इससे बचने का तरीका आपका अपना होना चाहिए। नमस्कार।